गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने शुरू किया था व्यावसायिक वित्त के स्रोत एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर 20 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। तो हम इसमें चार पार्ट में इसके अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि व्यावसायिक वित्त की विशेषताएं क्या होती हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसका महत्व, उसके लाभ और उसकी आवश्यकताएं कहाँ कहाँ पड़ती है, और व्यावसायिक वित्त के स्रोत यानी हम कितने समय के लिए पैसा लेते हैं, यानी लंबे समय के लिए लेते हैं, कम समय के लिए लेते हैं, या फिर कितने समय के लिए लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। समता अंश क्या होते हैं, पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं, ऋण पत्र क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, और जितने भी हमारे बुक में हम सारे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इस पार्ट में आखिरी व्यावसायिक वित्त का स्रोत अंतः कंपनी जमाएं। ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की ये क्या होता है। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी से पैसा उधार लिया जाता है। ठीक है, कि मान लो कोई एक कंपनी है, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो वो किसी दूसरी कंपनी से पैसा उधार लेती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अंतः कंपनी जमाएं। इसमें किसी बाहर की व्यक्ति से पैसा उधार नहीं लिया जाता। इसमें क्या करते हैं, कंपनी अपने कोई अंश इशू करने की बजाय पैसा उधार लेने के लिए किसी दूसरी कंपनी से मांग करती है। यानी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से अपने पैसा उधार लेती है, यानी लोन लेती है एक तरह से। ठीक है, अंतः कंपनी का अभिप्राय एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाले असुरक्षित अल्पकालीन वित्त से है। असुरक्षित इसलिए बोला है क्योंकि ये ना तो कोई सामान अपना गिरवी रखती है उस कंपनी के लिए, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होता है। सीधा ये लोग दूसरी कंपनी से लोन लेते हैं, कुछ समय के लेते हैं, कुछ महीनों के लेते हैं बस, और फिर इसकी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, असुरक्षित क्योंकि कुछ गिरवी नहीं रखा जाता है। हो सकता है कोई कंपनी ये लोन देने से मना कर दे, जैसे ले लिया फिर बाद में पेमेंट करने से मना कर दे, इसलिए बोला है असुरक्षित। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए लिया जाता है, ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं लिया जाता। ठीक है, इन पर ब्याज की दर बैंकों तथा अन्य बाजारों से अधिक होती है। कि मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से जितना लोन लेती है, जितना उधार लेती है, उस पर जो ब्याज की दर होती है वो बैंकों से ज़्यादा होती है। कि मान लो कोई ए नाम की कंपनी है, वो बी नाम की कंपनी से ब्याज ले रही है। ठीक है, तो जो ए नाम की कंपनी है बी नाम की कंपनी से जो ब्याज ले रही है, तो सॉरी लोन ले रही है, तो ए नाम की कंपनी बी को उस लोन पे ब्याज देगी ना, तो वो उस बैंक से ज़्यादा ब्याज देगी। मान लो अगर ए नाम की कंपनी वही उधार बैंकों से लेती है और 10% ब्याज देती है, लेकिन अगर अब वो बी नाम की कंपनी से उधार ले रही है, तो मान लो 10 की बजाय वो 12% या 11% ब्याज देगी, यानी बैंकों से अधिक ब्याज की दर होती है। ठीक है, और ये लोन वगैरह जो होते हैं दो कंपनियों के बीच में दलालों के द्वारा होते हैं। कि मान लो कोई दलाल होता है, कोई तीसरा व्यक्ति होता है जो एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से लोन दिलवाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं अंतः कंपनी जमाए। ठीक है, तो देखो ये कितने प्रकार की होती हैं। जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होती है, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है 3 महीने वाली जमाए, की मतलब जो पहली कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी से जो लोन ले रही है, वो 3 महीने के लेती है सिर्फ। ठीक है, ये जमाएँ कंपनियों की अल्पकालीन पूंजी की कमी समस्या को हल करती हैं, जैसे कर भुगतान, कच्चे माल का अत्यधिक आयात, लाभांश का भुगतान, अत्यधिक पूंजीगत व्यय, उत्पादन में रुकावट आदि। मतलब ये सब इन सब की पेमेंट करने के लिए, वो इन सब की पेमेंट करने के लिए 3 महीने के लिए उधार लेती हैं पैसा। ठीक है, किसी दूसरी कंपनी से। इन जमाओं पर ब्याज की वार्षिक दर 12% के आसपास रहती है। ठीक है, कि मतलब जो 3 महीने की ये जमाएँ हैं, ये जो कंपनी है जो लोन ले रही है किसी दूसरी कंपनी से, ये इस लोन पर 12% के आसपास ब्याज देती है, और मान लो बैंक में कम हो सकता है इससे, तो ये बैंक से ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा है 6 महीने 6 महीने वाली जमाएँ। तो ये क्या होता है, ये 6 महीने के लिए ली जाती हैं। ठीक है, तो देखो ये जमाएँ मुख्यतः प्रथम श्रेणी के कर्ज़दारों को उपलब्ध होती है। ये मतलब क्या होता है कि जो अच्छे होते हैं, जो मतलब प्रथम श्रेणी मतलब कि जो दूसरी कंपनी जो लोन दे रही है, उनकी कंपनी जो प्रथम श्रेणी की है, कि मतलब एक होता है ना प्रायोरिटी ज़्यादा होती है किसी के लिए, हम किसी के लिए जल्दी लोन दे देते हैं, वैसे। इनकी अवधि 6 महीने होती है। इन जमाओं पर ब्याज की वार्षिक दर 15% के आसपास होती है। ठीक है, अगला है मांग जमाएँ। देखो मांग जमाएँ मतलब होता है नाम से मांग, ये तुरंत मांग सकते हैं अपना पैसा, कभी भी मांग सकते हैं। यह जमा धारणा आईसीडी यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के शेष दोनों प्रकारों से, जो हमने 3 महीने वाली जमाएँ पढ़ी और 6 महीने वाली जमाओं से बिल्कुल अलग है। इसमें ऋणदाता 1 दिन का नोटिस देकर कभी भी अपना धन वापस ले सकता है। मान लो किसी ए कंपनी ने बी नाम की कंपनी से लोन लिया। ठीक है, तो जो बी नाम कंपनी ने लोन दिया है, मान लो 10,000 का लोन दिया है। ठीक है, तो ये जो बी नाम की कंपनी है कभी भी इनसे अपना पैसा वापस मांग सकती है। 1 दिन पहले ये क्या करेगी, एक नोटिस देगी इन लोगों को कि हमें अगले दिन हमारा पैसा वापस चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मांग जमाए।
इनकी अवधि लगभग 1 से 14 दिनों तक ही होती है, कि मतलब जो ये उधार लेते हैं पैसा दूसरी कंपनी से, ये 14 दिनों तक ही लेते हैं, सिर्फ कम दिनों तक, 10 दिन के लिए, 9 दिन के लिए ही लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये दूसरी कंपनी जिससे हमने लोन लिया है वो कभी भी अपना पैसा मांग सकती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मांग जमाई। तो इनकी विशेषताएं क्या होती है? अंतर कंपनी जमाओं की विशेषता क्या होती है? ये व्यवहार दो कंपनियों के मध्य होता है, कि मतलब दो कंपनियों के बीच होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से लेती है, फिर दूसरी कंपनी पहली कंपनी से लेती है। ये जमाएं अल्पकाल के लिए होती हैं, मतलब कम समय के लिए होती हैं। ये व्यवहार प्राय दलालों के माध्यम से होते हैं, कि मतलब कोई तीसरा व्यक्ति होता है दलाल, जो हमारा ये लोन दिलवाता है। ये जमाएं बैंक तथा अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक ब्याज वाली होती है। ठीक है, अब देखो, अभी हमने पढ़ा अंतर कंपनी जमाएं। अब देखो, कुछ ऐसी होती हैं जो एक पूरे देश के लिए बनाई हुई हैं, कुछ ऐसी क्या कहते हैं, कि मतलब ऐसे कुछ बैंक हैं या फिर कुछ ऐसी रिसिप्ट है जो पूरे देश के लिए बनाई हुई है। ठीक है, जैसे कि देखो, कि मतलब हम मान लो विदेशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, कि मान लो इंडिया है, चाइना के साथ व्यापार कर रहा है, चाइना से माल खरीदता है या फिर चाइना को माल बेचता है, और ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लो कि जो इंडिया है, हो सकता है जो इंडिया की कंपनियां हैं वो चाहें कि हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो दूसरे देश से भी आएँ, वो ये चाहते हैं। और जो दूसरे देश के लोग हैं वो भी हो सकता है वो चाहें कि इंडिया के लोग हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें पैसा। ठीक है, तो उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं? ठीक है, देखो, वो एक होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी ADR, और भारतीय डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी IDR। ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो देखो क्या होता है, विदेशों में जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों मतलब सिक्योरिटी, जैसे अंश व ऋण पत्र, को यूरो इश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब जब हम विदेशों में यानी अपने देश से किसी दूसरे देश में जब हम अंश या ऋण पत्र जारी करते हैं, कि वो लोग हमारे अंशों को खरीदें और हमारी कंपनी में आके पैसा इन्वेस्ट करें, उसे क्या कहते हैं? यूरो इश्यू। ठीक है, ये एक नंबर में आ सकता है, तो याद रखना कि जब हम विदेशों में अपनी अंशों को बेचते हैं, अपने ऋण पत्र को बेचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यूरो इश्यू। यूरो इश्यू भारतीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त का माध्यम है, कि मतलब अगर भारतीय कंपनियां जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देशों से इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारी कंपनी में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करें, हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स बने, तो उसे क्या कहते हैं? यूरो इश्यू। और ये इसके थ्रू हम क्या करते हैं? दूसरे देश का पैसा या दूसरे देश के डॉलर्स हम अपने कंपनियों में लाते हैं, अपने देश में लाते हैं। ठीक है, अब देखो, तो हमने सबसे इसमें पढ़ा कि देखो, हमने 3 नाम पढ़े, GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और फिर हमने पढ़ा IDR यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो देखो, इसमें एक चीज़ कॉमन है तीनों में, क्या? DR है ना, DR कॉमन है ना। तो पहले हम समझेंगे कि DR होता क्या है। ठीक है, तो DR का मतलब क्या है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि DR होता क्या है, उसके बाद आप अगर आप DR का मतलब समझ जाओगे, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि तीनों होते क्या है। बहुत ईज़ी है, बुक में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े शब्दों में समझाया हुआ है, तो आपको शायद समझना मुश्किल होगी। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाऊँगी कि आप पेपर में अपने आप बना के लिख सकते हो, एकदम आसानी से। बल्कि आप कहोगे कि काश यही क्वेश्चन आ जाए, इतना आसान से समझाऊँगी मैं। ठीक है? तो देखो, पहला समझेंगे कि DR यानी डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता क्या है, क्योंकि तीनों में ही कॉमन है। तो जब हमें इसका मतलब पता चल जाएगा, तो हम अपने आप लगा देंगे ग्लोबल, अमेरिकन और इंडियन, क्योंकि ये तो देश के नाम है, देश के नाम के साथ जोड़ देंगे बस। ठीक है? देखो, DR का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार करने के लिए जारी किया जाता है, कि जब हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, जब हम किसी दूसरे देश के इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में बनाना चाहते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक तरह से कागज होता है, या फिर रिसिप्ट बोल सकते हो, कोई कागजी कार्रवाई वगैरह होती है। ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कि मतलब मान लो हम अपनी कंपनी के शेयर्स किसी दूसरे देश में इशू करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम DR जारी करते हैं, उस देश में हम DR जारी करते हैं, और जो उस देश के जो लोग हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा, वो उस DR को खरीदते हैं। उसी और मतलब बाद में आपको समझ आएगा कि वो किस देश से किस देश में होता है। तो जो दूसरे देश के लोग, जो भी लोग इस रिसिप्ट को खरीदते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट को खरीदते हैं, इसका मतलब क्या है? कि इसके आगे जो भी नाम होगा, इंडियन, अमेरिकन, ग्लोबल, जो भी होगा, वो उस देश में यानी कि वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसे निवेशकों द्वारा उसी तरह खरीदा और बेचा जा सकता है जैसे सामान्य शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। सेम वैसे होता है जैसे हमने अभी पढ़ा, पहले पार्ट्स में पढ़ा हमने कि समता अंश और पूर्णकालिक अंशों को कैसे जारी करते हैं, कैसे खरीदते हैं। सेम वैसे इसका प्रोसेस होता है। ठीक है,
एक विदेशी कंपनी अपने शेयर्स किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी डिपॉजिटरी बैंक में जमा करती है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो पहले हमें समझाती हूँ। देखो जैसे मान लो इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है। वो अपने पैसा चाहती है कि वो किसी, मान लो वो अमेरिका में चाहती है कि वो अपने शेयर्स जो उसके अंश हैं वो अमेरिका में बेचें। जो अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अमेरिका में जो लोग हैं जो अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आएँ और इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये अपने जो शेयर्स हैं ये उस अमेरिका नाम जो अमेरिका है अपना, अमेरिका में मान लो कोई बैंक है जो शेयर्स खरीदता है। तो जो अमेरिकन बैंक है जिसे बोल सकते हैं हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट बैंक, वहाँ पे अपने शेयर्स बेच देती है इस बैंक को, ठीक है। तो इंडियन के शेयर्स हैं, इंडियन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इस बैंक में आके रुक जाते हैं। यानी ये जो बैंक है अमेरिका का, या फिर मान लो अमेरिका का जो बैंक है उन शेयर्स को खरीद लेता है और अपने पास होल्ड रखता है। होल्ड मतलब अपने पास वो इकट्ठे करके रखता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो अमेरिकन के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में, क्या करते हैं वो इस बैंक में आते हैं और जो बैंक में जितने भी शेयर्स होल्ड रखे होते हैं, इकट्ठे किए होते हैं इस बैंक ने, इनसे आके वो शेयर्स खरीद लेते हैं। जितने भी, मान लो कोई एक व्यक्ति वो 2 खरीदना चाहता है, कोई तीसरा व्यक्ति 4 खरीदना चाहता है, वो उतने खरीद लेता है, ठीक है। तो जब इस कंपनी ने इसको दिया, ठीक है, जब इस कंपनी ने अपने शेयर्स इस अमेरिकन बैंक में जमा कराए तो इसने ले लिए। तो जब ये इन्वेस्टर्स जो खरीदेंगे तो अमेरिकन बैंक पता क्या करेगी, ये क्या करती है, ये एक तरह से क्या करती है, IDR यानी IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। IDR नाम से एक रिसिप्ट देगी इन लोगों को, ठीक है। यानी जब इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स इस बैंक को दे दी सबसे पहले, ठीक है, अमेरिकन बैंक को देगी और ये अमेरिकन बैंक क्या करते हैं, उन शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। एक तरह से डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। और फिर क्या होता है कि जब इस अमेरिका के जो लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस बैंक के पास आएंगे और कहेंगे कि हमें इंडियन की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जो जितने भी शेयर्स उन्हें चाहिए होंगे वो इस बैंक से मांगेंगे, खरीदेंगे, और ये बैंक क्या होगा, IDR नाम से इन्हें रिसिप्ट देगा कि जितने शेयर से खरीदें उस पर लिख के दे देगा और इनके पास IDR आ जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया, इन्वेस्टर्स ने इंडियन कंपनी के रिसिप्ट खरीदी यानी शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो वही हम पढ़ रहे हैं। देखो, एक विदेशी कंपनी अपने शेयर्स किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी डिपॉजिटरी बैंक में जमा करती है। जैसे हमने ये समझा कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि इंडियन कंपनी, मान लो उन लोगों के लिए तो विदेशी है ना, कि हम अपने शेयर्स किसी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देश में किसी उस बैंक में यानी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देश के बैंक में जमा करते हैं। जैसे इन्होंने जमा कर लिया, अमेरिकन बैंक ने हमारे शेयर्स जमा कर लिए, फिर क्या होता है, डिपॉजिटरी बैंक इसके बदले में डिपॉजिटरी रसीट जारी करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिपॉजिटरी बैंक है ये DR रख लेता है, डिपॉजिटरी रख लेता है अपने पास बहुत सारे जितने शेयर्स इन्होंने बेचे होते हैं। ये रसीदें फिर उस देश के निवेशकों को बेची जाती हैं जहाँ वे सूचीबद्ध होती हैं। कि वही बताया ना मैंने, जैसे इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स इस अमेरिकन में बेचना चाहती है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को बेचना चाहती है कि वो लोग आएँ और इस इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, यानी अपने डॉलर, क्योंकि उनके देश के लिए डॉलर है, हमारे लिए उनके पैसे डॉलर हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स हम अमेरिकन बैंक में जमा कराएंगे पहले, और जो अमेरिकन देश के जो लोग हैं वो जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस बैंक के पास आएंगे और इन शेयर्स को खरीदेंगे। तब ये क्या करती है, वो जारी करती है ये IDR या फिर DR, ठीक है। जैसे मान लो ADR है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी कर सकती है, IDR या इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी कर सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा DR क्या होता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ADR, GDR और IDR क्या होता है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम ADR। तो देखो, ADR यह, देखो सॉरी दिख नहीं रहा है अच्छे से, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। यह एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग गैर अमेरिकी कंपनियों के शेयर को अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध और व्यापार करने के लिए किया जाता है। देखो जो ADR है वो क्या होता है, जो ADR है वो अमेरिकन, A मतलब अमेरिकन, D मतलब डिपॉजिटरी और R मतलब रिसिप्ट। तो ये क्या होता है, एक तरह से वित्तीय साधन है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जो गैर अमेरिकी कंपनियां हैं वो अपने शेयर को अमेरिकी शेयर बाजार में बेचने के लिए इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि गैर अमेरिकी क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ADR अमेरिकन है तो हम ये अमेरिकन शेयर बाजार में जारी कर सकते हैं, यानी अमेरिका में जारी कर सकते हैं। अमेरिका में जारी कर कौन कौन करेगा,
जो ADR है ये अमेरिकन कंपनी की जो कंपनियाँ हैं अमेरिकन देश में वो ये जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो खुद का देश हो गया। तो ये कौन करता है? दूसरा देश जो अमेरिकन नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसे अमेरिकी निवेशकों द्वारा खरीदा जा सकता है और यह अमेरिकी डॉलर में कारोबार होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब अगर वो अमेरिकन देश के जो लोग हैं अगर वो जिस देश के शेयर खरीद रहे हैं उनसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डॉलर लेके आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यदि एक भारतीय कंपनी है अमेरिकी शेयर बाजार में अपने शेयर बेचना चाहती है तो वह ADR जारी करती है, समझ गए ना। जैसे मैंने भी आपको समझाया कि मान लो एक इंडियन कंपनी है वो अपने शेयर्स अमेरिकन देश में बेचना चाहती है। वो चाहती है कि अमेरिकन देश के जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं वो आएँ और हमारी इंडियन कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, यानी डॉलर्स इन्वेस्ट करें। तो क्या करेगी? सबसे पहले ADR जारी करती है, ADR जारी करती है अमेरिकन बैंक में, ठीक है। तो क्या करेगी? अमेरिकन जो बैंक है वो उन सारे शेयर्स को होल्ड करके रखता है, यानी अपने पास इकट्ठे करके रखता है। फिर उस अमेरिकन देश के जो इन्वेस्टर्स हैं जो उन शेयर्स को खरीदना चाहते हैं वो इस बैंक के पास आएंगे और वो कहेंगे कि हमें इंडियन कंपनी के शेयर्स चाहिए। जितने वो मांगेंगे ये बैंक इन्हें दे देता है और वो ADR या फिर IDR जारी करता है, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब देखो, यह एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा कई देशों के विभिन्न शेयर बाजारों में अपने शेयरों को सूचीबद्ध और व्यापार करने के लिए किया जाता है। देखो ग्लोबल लिखा हुआ है, वहाँ पे हमने अमेरिकन लिखा था ADR, तो एक पार्टिकुलर था ADR यानी अमेरिकन, तो सिर्फ हम ये अमेरिका में ही जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? GDR यानी ग्लोबल, यानी हम पूरे देश में किसी भी देश के बैंक में ये जारी कर सकते हैं, किसी भी देश के इन्वेस्टर्स को हम अपनी कंपनी में बुला सकते हैं, ग्लोबल, ठीक है। यह यूरोप या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार करने के लिए जारी किया जाता है, मान लो जैसे यूरोप में या फिर किसी और देश में, ठीक है। जैसे मान लो एक भारतीय कंपनी है यूरोपीय शेयर्स बाजार में अपने शेयर बेचना चाहती है तो वह GDR जारी कर सकती है, ठीक है। कि मान लो जैसे अमेरिका की जगह मान लो यहाँ पर आ जाए यूरोप, मान लो यूरोप का एक देश है, इंडियन कंपनी चाहती है कि यूरोप में के जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं वो आए और हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो क्या करेंगे? वो क्या करेगी? GDR इस यूरोप के बैंक में जमा कराएगी पहले। ये बैंक उन सबको शेयर्स को होल्ड करके रखेगा और फिर यूरोप के जो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स खरीदना चाहते हैं वो इस बैंक के पास आएंगे और शेयर्स खरीद लेंगे और फिर वो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो वो GDR लेंगे, GDR जारी करती है। तो अब देखो IDR क्या होता है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यह एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय शेयर बाजारों में अपने शेयरों को सूचीबद्ध और व्यापार करने के लिए किया जाता है। देखो अब इंडियन, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इंडियन बैंक, अब इंडियन जो कंपनी है वो जारी करती है अमेरिकन में तो वो ADR करती है, किसी दूसरे देश में करती है तो GDR करती है। तो हो सकता है ना कि जो बाकी देश के लोग हैं वो हमारे देश में भी आना चाहें, यानी इंडिया की कंपनियों में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, सॉरी मतलब ये लोग चाहें कि इंडियन कंपनी के जो लोग हैं, इंडियन जो देश के जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं वो इनकी कंपनी में आके पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे हम चाहते हैं कि बाहर के देशों के लोग हमारे इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करें, जैसे हो सकता है अमेरिका के लोग चाहते हों कि जो अमेरिका में जो कंपनियाँ हैं अमेरिका देश में उस कंपनी में आके इंडिया के लोग पैसा इन्वेस्ट करें। तो चाह सकते हैं ना कि हमारे देश के लोग उस देश में जाएँ और पैसा इन्वेस्ट करें और उन कंपनी के इन्वेस्टर्स बन जाएँ। तो जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में जब शेयर्स इशू करते हैं तो वो IDR नाम से करते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है। यह एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय शेयर बाजारों में अपने शेयर्स को सूचीबद्ध और व्यापार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कि मतलब दूसरे देश के लोग हमारे देश में अपने शेयर्स इशू करते हैं, अपने देश के शेयर्स हमारे देश में हमारे देश के लोगों को बेचना चाहते हैं तो वो IDR जारी करते हैं, ठीक है, IDR जारी करते हैं। और सेम प्रोसेस वही होता है कि पहले ये हमारे देश के बैंक में आएगा, फिर हमारे देश के जो लोग खरीदना चाहते हैं उस बैंक के पास जाएंगे और वो खरीदेंगे। तो वो दूसरे देश के लोग क्या करते हैं? वो IDR जारी करते हैं। इसे भारतीय निवेशकों द्वारा खरीदा जा सकता है और यह भारतीय रुपये में कारोबार होता है, क्योंकि भारतीय रुपये में क्यों कारोबार होता है? कि हमारा जो पैसा है वो रुपये में होता है। तो अगर हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे IDR लेकर तो वो रुपये लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक अमेरिकी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में अपने शेयर बेचना चाहती है तो वह IDR जारी करती है। जो अमेरिकन कंपनी है मान लो वो अपनी कंपनी के शेयर हमारे देश में बेचना चाहती है, इंडिया में बेचना चाहती है, तो जो इंडिया के लोग हैं वो खरीदना चाहते हैं तो वो अमेरिकन कंपनी क्या जारी करेगी? IDR, ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी करती है, ठीक है। देखो
मैंने एक साथ लाभ लिख दिए हैं कि जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के लाभ अलग-अलग ना लिखकर एक साथ इसलिए लिखे हैं कि अगर आपको अलग-अलग पूछा जाए तो ये सेम टू सेम आप तीनों में लिख सकते हो। इसमें ये सेम लिख दो अलग से, ये इसमें लिख दो सेम, ये इसमें लिख दो सेम, क्योंकि तीनों के सेम ही होते हैं लाभ, ठीक है? और इनको थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के भी लिख सकते हो अगर ज़्यादा ना मार्क्स का पेपर आ जाए आपका, ठीक है? तो देखो क्या लाभ होता है, विदेशी पूँजी प्राप्त होती है कि मान लो हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी कर रहे हैं इंडियन कंपनी, तो इंडिया में आएगी ना, विदेशी कंपनी आएगी, डॉलर्स आएँगे, जीडीआर करेंगे तब भी डॉलर हमारी कंपनी में आएगा। आईडीआर करते हैं तो क्या होता है, हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जाता है, तो उनके लिए विदेशी पूँजी प्राप्त होती है, ठीक है? अधिक तरलता मतलब बेचने में आसानी होती है कि हमें सिर्फ बैंक को देना होता है, बैंक उन्हें रख लेता है उस देश का जिस देश में जारी कर रहे हैं, फिर उस देश के लोग उस बैंक से खरीद लेते हैं, तो बेचने में आसानी होती है, ठीक है? कंपनी की साख में वृद्धि होती है क्यों? मान लो हम अमेरिकन डिपॉजिटरी जारी करते हैं, अमेरिका के लोग आएँगे यानी दूसरे देश के, तो हमारी जो इमेज है, जो हमारी पहचान है वो बढ़ेगी ना, जीडीआर से भी, आईडीआर से भी बढ़ेगी कि हाँ, हमारे देश के लोग दूसरे देश के साथ कर रहे हैं। उस देश की पहचान बढ़ेगी क्योंकि हमारे देश के तो वो उन देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, ठीक है? जारी करने की कम लागत यानी कम खर्चा होता है। अधिक अंश मूल्य मतलब जो शेयर्स हम जारी करते हैं, अगर हम अपने देश के शेयर अपने ही देश के लोगों में करें तो कम कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि अपना देश है, तो थोड़ा कम प्राइस हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे देश के साथ करते हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है? विश्व स्तरीय पहचान कि मतलब दूसरे बड़े स्तर पे हमें विश्व स्तरीय यानी कि मतलब दुनिया में हमारी पहचान बढ़ती है, विश्व स्तरीय बड़ी पहचान बढ़ती है, ठीक है? तो आप ये सारे लाभ इन तीनों में अलग-अलग भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखो हमारा चैप्टर व्यावसायिक वित्त की शुरुआत कंप्लीट हो चुका है आज पार्ट 5 में। तो आपने जिसने अभी तक नहीं देखा है आप जाकर देख सकते हो। पार्ट 4 तक मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको मैंने समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे मैं इस सब्जेक्ट के बिज़नेस स्टडीज़ के एनसीईआरटी आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो अपलोड करूँ, वो आपको ईज़िली मिल सके और बाकी सब्जेक्ट के भी मैं अगर वीडियोज़ डालूँ वो भी आपको मिल सके। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो कि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, तो मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।